1700 जो समर्थन मूल्य है उससे बढ़ाकर 2500 रुपया में खरीदने की बात कही थी। तो जो प्रोत्साहन राशि मिला के 2500 रुपया क्विंटल करने का, ये दोनों फैसले हम लोग लिए। तीसरा फैसला झीरम घाटी से संबंधित है। झीरम घाटी में आप सबको मालूम है कि हमारे प्रथम पंक्ति के नेता सब शहीद हो गए, जिसमें नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण सुख, उदय मुदलियार जी सहित 29 लोगों की मौत हुई थी। आज तक के उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। NIA ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है कोर्ट में, लेकिन षड्यंत्रों का उजागर आज तक के नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश और देश की जनता उसे जानना चाहती है, क्योंकि ये घटना राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलता जिसमें राजनेताओं का नरसंहार किया हो। इसलिए उसके तह तक जाने के लिए, अपराधियों को और षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के लिए एक SIT का गठन किया गया है। 3 महत्वपूर्ण फैसले आज पहले दिन ही हम लोगों ने किया है। जो किसानों के जो ऋण हैं उसमें जो कोऑपरेटिव बैंक के और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, इसमें लगभग 16,65,000 से अधिक किसान हैं, जिसके 6100 करोड़ से अधिक की राशि ऋण माफी करने का हम लोगों ने फैसला लिया है। जो कमर्शियल बैंक में जिन किसानों ने लोन ली है, उसमें जो अनाज के लिए जिन किसानों ने लोन लिया है उसका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण उपरांत का भी ऋण माफ किया जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मैं पूरे प्रदेश के किसानों को अब धन्यवाद भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि हमारे नेताओं के बात पर पूरा विश्वास करते हुए उन्होंने पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया और हम लोग उस जो वादा उनसे किया था, आज पहले दिन कैबिनेट की बैठक में 2 घंटे के भीतर में मंत्री पद की शपथ लेते ही 2 घंटे के भीतर में फैसला लिए। मैं पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, क्षमा चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे इधर भी अच्छा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2013 में जब डॉक्टर रमन सिंह ने शपथ लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले पर हम 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। इसे लेकर आपका क्या रूप होगा, आपकी सरकार का क्या रूप होगा? जो वो कहते थे वो तो नहीं किए, और उसकी पार्टी का भी ये रुख रहा है। जो लोगों को उन्होंने कहा वो वादे पूरे भर नहीं किए, वो सारे जुमले साबित हुए। चाहे वो 15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे 6 दिन आने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ में भी जितने वादे रमन सिंह जी ने या उसकी सरकार ने किया था, उसे तो उन्होंने पूरा नहीं किया। और 0 टॉलरेंस के तहत ही नान में छापा भी डाला। छापा डाला तो उल्टा पड़ गया। वो कहाँ चेहरे चमकाना चाहते थे, वो और दागदार हो गए और उसी में फंसे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग इस प्रकार के क्रियाकलापों में लिप्त हैं, उसे मैं सचेत करना चाहता हूं कि वो अब ये छत्तीसगढ़ में ये सब नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे। और उन अधिकारियों को
मैं अभी सचेत करना चाहता हूं कि इस प्रकार के क्रियाकलापों से दूर रहें और जनता के हित में जो दायित्व जिम्मेदारी उनको मिली है उस कार्यों को वो प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री जी, मैं राजकुमार सोनी जी किधर बैठे हैं? जी, देख लिया। थैंक यू। ये नान घोटाला हुआ, उसके बाद अगुस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, पनामा पेपर में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उसके बेटे का नाम आया, और आपने कई सभाओं में कई मौकों पर ट्वीट करके कहा कि बाप और बेटे दोनों को जेल हो। जनभावना तो उन दोनों को जेल में देखने की है ही। इस राज्य के 2 अफसर अमन सिंह और मुकेश गुप्ता को भी लोग जेल में देखना चाहते हैं, और आपकी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। जनता जानना चाहती है कि आप अपने ट्वीट पर कितना कायम रहने वाले हैं, अपने वादों पे कितना कायम रहने वाले हैं। जो हमने वादे किए थे उसके पूरा करने की शुरुआत आज पहले दिन किया है और लाखों लोगों को लाभ मिले ये काम हमने किया है। सजा देने का काम कानून करेगा और उसमें कहीं कोई अड़चन या कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई इस प्रदेश में नहीं होगी। जो भी होगा वो न्याय संगत होगा। पहली बार तो सारे जेंट्स हैं, एक लेडीज को पहले मौका मिलना चाहिए। श्रेया जी, आपके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही कई सरकारी भवनों में सरकारी फाइलें जला दी गई हैं। गोपनीय फाइलें जलाते हुए वीडियो भी वायरल हुए। इस पर किस तरीके की जांच होगी? और दूसरी बात, सीडी कांड को लेकर के आपने पहले ही कहा था कि जितनी भी सीढ़ियां बनी है सबकी सीबीआई जांच होगी। इस पर कब तक अमल करना है? मैंने पहले कहा कि आज हमने जो फैसला किया है वो लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। एक मिनट सुनिए। तो दूसरा जो है, जिन विषयों की जांच करने की बात है वो निश्चित रूप से बहुत सारे हम लोगों ने थाने में FIR कराए हैं। अब उसकी स्थिति पूछूंगा मैं। आज तो तत्काल बैठक लेना था, निर्णय लेना था, तो इसलिए हमने किया। वो सारी बातें जो आप याद दिला रहे हैं वो सब चीज जेहन में है। वो सारी बातें होगी और जो दोषी हैं वो उनका जो उचित स्थान है उसे वो पहुंचाया जाएगा। एक बार बहुत शेखर जी, शेखर को पूछो। शेखर, मेरा सवाल ये है कि अब तक जो छत्तीसगढ़ में सरकारें रही हैं उससे किस तरह से अलग होगी भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार? ये कांग्रेस की सरकार है और सामूहिक नेतृत्व में काम किया जाएगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं होगी, हम सबकी सरकार होगी। जो यहाँ बैठे हैं वो और उधर भी बैठे होंगे, सबकी सरकार होगी। आपको विजय वहीं के और मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की बधाई देता हूँ। मैं विजय न्यूज सर्विस से कृष्ण कुमार निगम बोल रहा हूँ। जी, 2 प्रश्न है सर। किधर? मध्य प्रदेश में जैसे कि किसानों का कर्ज माफ किया गया है तो वहाँ 2 लाख तक की सीमा रखी गई है, तो क्या आप अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कोई सीमा रखे हैं? पहला प्रश्न। और दूसरा ये है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ऊपरी आयोग की व्यवस्था थी। 2008 से रमन सिंह ने उन्हें स्थगित करके रखा हुआ था। कौन सा कमेटी? 2008 से सरकार ने बंद कर दिया। प्री ऑडिट स्थानीय संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार जो खुलेआम होता है उसको पकड़ने की सबसे कारगर व्यवस्था थी जो 1935 से चली आ रही थी। तो इसे क्या आपने कई बार आंदोलन में कहा है कि हमारी सरकार आने पर ये सरकार हम लागू करेंगे, तो ये दोनों विषय में। पहली बात ये है कि छत्तीसगढ़ में ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में संसाधन की कोई कमी नहीं है और होगी भी तो आने नहीं देंगे। लेकिन किसान हमारा अन्नदाता है। हम किसानों से वादा हम लोगों ने किया था कि छोटे हो या बड़े हो, वो ऋण कितना भी हो, जो उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन लिया है उसे हम पूरा माफ करेंगे। और इसी कारण से लगभग 6100 करोड़ के ऋण माफी का फैसला आज कैबिनेट में किया है। इसमें कोई सीलिंग नहीं है। दूसरा जो
सवाल है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। आपने प्रश्न पूछा, इसका मैं जानकारी ले लूँगा और जो भी आवश्यक कदम है उसे निश्चित रूप से उठाएंगे। तीसरा ये है कि आज हमने कैबिनेट में ये भी फैसला लिया है कि जो फिजूल खर्ची है उस पर रोक लगाएंगे और जो आवश्यक खर्च है उसे ही होने देंगे। एक इधर गुप्ता जी, एक इधर से हो गया, इधर से इधर का। नक्सल की समस्या से निपटने के लिए आपकी सरकार के पास क्या रोड मैप है, कैसे करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, या फिर और भी कोई जो भी आपके बात हो, ऐसा लग रहा है आपको नक्सल समस्या से छुटकारा के आप क्या करना चाहते हैं? सरकार का लक्ष्य 2022 तक ही खत्म करने का नक्सलवाद, आपका लक्ष्य क्या होगा? मैं जानना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि जो पीड़ित पक्ष है वो क्या चाहते हैं, उसका विश्वास जब तक हासिल नहीं कर लेंगे। पीड़ित पक्ष कौन है? पीड़ित पक्ष है जो जंगल में रह रहे हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, वो इसके प्रभावित भी हैं और पीड़ित भी हैं। एक सुन लीजिए भाई जवाब तो आने दीजिए, क्योंकि एक गंभीर सवाल है। कोई एक झटके में या जादू छड़ी चला देने से ये समस्या हल नहीं हो सकता। ये बहुत गंभीर समस्या है। इसको अब तक की जो सरकार है वो बंदूक की नोक पर इस समस्या का हल ढूंढ रही थी। मैं जबकि इसको नहीं मानता, हम कांग्रेस पार्टी भी इसको समस्या को केवल कानून व्यवस्था की समस्या हम नहीं मानते। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या है। तो जब तक के इसको पीड़ित लोगों को, पक्ष के लोगों को आप विश्वास में लेकर किस प्रकार से इसकी समस्या का हल हो सकता है उसमें चर्चा करके व्यापक रूप से इसे करने की आवश्यकता है और उसके बाद उसके निदान के लिए कदम उठाया जाए। बघेल जी मेरा सवाल था। जय जवाहर। ना आप ओकर जन्मदिन के पता नहीं है, ओकर शहादत दिवस है। हाँ बताना। सवाल इस बात का, मैंने क्या कहा? मेरे उत्तर में आपके सवाल का जवाब है बंदूक चलाती है नक्सली और नक्सली बंदूक चला रहे हैं और गोली चलाने का काम पुलिस भी कर रही है। दोनों तरफ से बंदूक चल रहा है ना, दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। पीड़ित कौन हो रहा है? आदिवासी हो रहे हैं। तो जो प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हीं से बात करूंगा मैं। हाँ बताओ। मैं चाहते रहे और राजभवन में खबर भी भेजे रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ी में शपथ लेना चाहता हूँ। मोर मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन चूंकि हमारी छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा है तो भारत सरकार के अनुसूची 8 संविधान की सूची 8 है ना, 8वीं अनुसूची में वो शामिल नहीं हुए। लोकसभा में या राज्यसभा में अभी भी वो विचाराधीन है। और ताम्रध्वज जी बताया थे कि मैं खुद भी पेश करे हूँ, तभी तक के वो प्रक्रिया पूरा नहीं हुए। तेकर कारण से चूंकि वो सूची में भारत के जो राजभाषा है तेकर सूची में वो शामिल नहीं हुए, तेकर कारण से तकनीकी कारण आगे नहीं तो इच्छा तरीके में छत्तीसगढ़ में मैं सौरभ कल्याण, मेरा सवाल था वर्तमान में सरकार शराब बेच रही है। सरकार भाषा मिले है, राजभाषा इन 8वीं अनुसूची में नहीं है।
तो हो सका तो बोला लगा अधिकारी मन गुमराह कर दी सर आप क्योंकि राजभवन से जो जानकारी मिली तेकर हिसाब से बताता हूँ उन्हें, और ओकर कारण से ये शपथ विधि छत्तीसगढ़ी में नहीं हो पाई। किधर से किधर से? इधर आपके राइट साइड में, राइट साइड जी हाँ। सौरभ परियार, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी वर्तमान में सरकार शराब बेच रही है और आपकी मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से पूर्ण शराबबंदी, तो इसको लेकर क्या रहेगा? मेरी कल आपके 6 महिला विधायकों से बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से हो, और हमारी इच्छा है कि सरकार अर्थात आप मुख्यमंत्री जो है जल्द से जल्द इसकी घोषणा करें। देखिए, जो घोषणा पत्र में है उसे हम लोग लागू करेंगे, लेकिन बहुत सारे, जैसे आपने नक्सल समस्या के बारे में बात कही, क्योंकि उसको हमको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसी प्रकार से ये भी निर्णय एक झटके में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए समाज में भी, और दूसरा क्योंकि 5वीं अनुसूची लागू है, वहाँ के लोगों को जब तक के ग्राम सभा में पारित नहीं होगा हम लागू नहीं कर पाएंगे। दूसरा सुनिए, बहुत गंभीर मामला है, दूसरा गंभीर मामला है। हम शराबबंदी के पूर्णतः पक्षधर हैं, लेकिन उसे अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको किस प्रकार से संभालेंगे, क्योंकि कुछ राज्यों में जो किए हैं उसके अनुभव भी हम लोग लेंगे कि उसे किस प्रकार से लागू किया गया है, और उसके बाद हम लोग इसको पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। चलिए बाकी आगे में, आज के लिए मैं समझता हूँ पर्याप्त। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके पूछेंगे मैं जरूर जवाब दूंगा। अरे भाई, आज के कैबिनेट में मैंने विषय बता दिया कि, एक मिनट सुन लीजिए, जिसमें 3 बिंदु थे और तीनों बिंदु में फैसला हो गया। सारे बिंदु में जो जन घोषणा पत्र है वो सारे बिंदु में एक ही दिन फैसला हो जाएगा क्या? और सुन लीजिए, एक मिनट मोहन भाई थोड़ा सुन लीजिए, रवि भाई, अरे रुक तो जाता, एक मिनट रुक जाए ना यार, मैं सवाल का जवाब दूँ। आप लोगों ने जो आरोप पत्र तैयार किया था लंबी चौड़ी, तो सिर्फ किताब के लिए रहेगा कि उसमें कुछ कार्रवाइयाँ होंगी, और दूसरा साथी के साथ जनसेवा होगा कि ताम झाम के साथ जनसेवा होगा? तो आखिरी सवाल जो है वो ताम झाम वाले चले गए, हम लोग सादगी के साथ ही सेवा करेंगे। एक मिनट सुन तो लीजिए भाई, सब्र रखिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आज हमने जन घोषणा पत्र को चीफ सेक्रेटरी के साथ पूरे जितने भी हमारे अधिकारी हैं उसको हमने वितरित किया है, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको दे दिया गया है, और उस हिसाब से वो तैयारी करें, इसका भी निर्देश हमने दे दिया है। अरे आरोप पत्र थोड़ी दूंगा भाई उनको, अरे सभी 1 घंटे में हो जाएगा फैसला, कोई जादू छड़ी थोड़ी है, उसे बात करने के लिए भी समय लगेगा, काम करने के लिए समय लगेगा। ये सब का तो फैसला हो गया ना, जो हमने आरोप लगाया वो सरकार ने मान लिया ऐसा, वो तो आप उसी के फैसला किया। कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्दी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे कैबिनेट का विस्तार होने दीजिए, पूरा होने दीजिए, उसके बाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी की तरफ एक मिनट, ये बहुत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन पहले उन्होंने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और उन्होंने कहा कि 6100 करोड़ रुपए लगभग हैं उस कर्जे के जो माफ किए जाएंगे। झीरम घाटी में जो नक्सली हमला हुआ था कांग्रेस नेताओं के काफिले पर, उस मामले की एसआईटी जांच कराई जाएगी और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और चूंकि किसानों ने धान रोक रखा था, ऐसे में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना बहुत जरूरी था फौरन से पेशतर। और वैभव श्री पांडे भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने सवाल पूछा था कि भूपेश बघेल जी आपने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ क्यों नहीं ली। उन्होंने कारण भी बताया, लेकिन वैभव ने क्रॉस भी किया था। खैर वैभव, ओवरऑल कैसी रही प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आत्मविश्वास से काफी जो है भरे हुए नजर आए भूपेश बघेल। और उन्होंने चूंकि 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए और उसमें से 2 तो बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि कर्जा माफी और 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का ऐलान जो किया है, ये निश्चित तौर पे किसानों को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाने वाला फैसला है। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो जवाब भी उसी तरीके से दे रहे थे, यानी कि कहीं पे कोई घबराए नहीं, कहीं पे जो है चूके नहीं और उनके आत्मविश्वास में किसी तरह की कोई कमी नहीं। उन्होंने बहुत संतुलित तरीके से जवाब भी दिए और ये भी कहा कि आप अपने प्रश्न बरकरार रखिए, मैं आपसे मिलूंगा, लगातार फैसले होंगे, एक झटके में कोई फैसला नहीं लिया जाता, तो क्रमबद्ध तरीके से जितने भी वादे किए गए हैं उन सबको पूरा किया जाएगा। तो दिपेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का भूपेश बघेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके से कहिए वो जो चाहते थे, जो बताना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो उन्होंने किया और पत्रकारों से वैसे ही मिले जैसे अब तक वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मिलते थे। बिल्कुल, और इसीलिए कई बार उन्हें खुद टोकना पड़ रहा था पत्रकारों को, क्योंकि पत्रकार जो कि रिलेशन बन जाता है इतने सालों में। अभी तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मिलते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री तो थोड़ा सा सहज भाव से बातें हो रही थी। लेकिन वैभव, आज जैसे शराबबंदी को लेकर थोड़ा सा गोलमोल उन्होंने जवाब दिया कि इस पर जरूर फैसला होगा। नक्सली हमले को लेकर उन्होंने जरूर एक बात कही है जिस पर शायद कई सवाल खड़े हो जाए कि हम गोली से जवाब नहीं देंगे बल्कि pहले पीड़ितों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, ये थोड़ी स्ट्रेटेजी अब अलग होगी छत्तीसगढ़ में समस्या को लेकर? बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए लगातार वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते रहे हैं और खास तौर पे उनके साथ जो पत्रकारों की टीम या मानव अधिकार की टीम काम करती रही है, उनके साथ जो जानकारी उन्होंने आज जो बात नक्सलवाद को लेकर के, तो उसमें एक जिक्र उन्होंने किया कि वहां पे देखना होगा कि पीड़ित कौन है। तो जाहिर तौर पर वहां पे आदिवासी वर्ग पीड़ित है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी अब सरकार की ये बनती है कि उन आदिवासियों को उनका अधिकार मिले, उन तक जो है मांगे पूरी हो और नक्सलवाद को उसी रास्ते पे खत्म किया जाए। मतलब जो अब तक की सरकार की नीतियां चलती रही है, समर्पण नीति, पुनर्वास नीति, उसमें कुछ नई चीज आपको देखने को मिले और बंदूक के रास्ते से तो शायद अब खात्मे के बारे में ही ये सरकार सोचे। उनका रास्ता शायद बातचीत का ही रहेगा और उसी के जरिए वो समस्याओं का निदान करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की यही रहेगी कि जल जंगल जमीन को लेकर के, चूंकि पूरा संघर्ष है आदिवासी अंचलों में, और जब ये समस्या खत्म हो जाएगी तो नक्सलवाद भी शायद खत्म हो जाएगा। जी वैभव, और जिन किसानों ने धान रोक रखा है वो 2500 रुपए में कब से बेच पाएंगे? पर अभी फैसला होना बाकी है कि ये 25 रुपए समर्थन मूल्य पे खरीदी इसी जो है खरीदी वर्ष से दी जाएगी फिर या फिर आने वाले, तो इस पर अभी कुछ चीजें नीतिगत नहीं आई है स्पष्ट रूप से। लेकिन कर्ज माफी वाली जो बातें हैं, वो कर्ज माफी जैसे कि उन्होंने वादा किया था 31 अक्टूबर तक के जितने भी कर्ज लिए हैं सोसाइटी के भीतर 16 लाख किसानों ने, उन कर्जों को जो है माफ किया जाएगा और इसके लिए 6100 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने रखा है, जिसे कि बजट सत्र में लाया जाएगा और पूरा किया जाएगा। तो किसान इस वक्त सबसे ज्यादा खुश होंगे मुझे लगता है दीपेश, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण फैसले, किसी को उम्मीद नहीं थी कि कर्जा माफी के साथ साथ 2500 रुपए समर्थन मूल्य का ऐलान भी इसके साथ हो जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, कमलनाथ ने 2 घंटे के भीतर शपथ लेने के बाद दस्तखत कर दिए और जाहिर सी बात है प्रेशर बन गया था भूपेश बघेल पर, क्योंकि उम्मीद ये कर रहे थे, यहाँ तो खैर कैबिनेट का भी गठन नहीं हुआ, वहाँ तो कम से कम 2 मंत्रियों ने शपथ भी ली
और दोनों ही बड़े मंत्री, इसीलिए आसानी रही भूपेश बघेल को फैसला लेने में। तो ये ट्यूनिंग वाकई आज वैभव, हम ओवरऑल शपथ ग्रहण से लेकर थोड़ा बात कर लें, ट्यूनिंग वाकई बहुत जानदार नजर आ रही है, शानदार नजर आ रही है कांग्रेस नेताओं के बीच में, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं फूट ना पड़ जाए, गुटबाजी ना हो जाए फिर, लेकिन आज जिस तरह से तीनों गले मिले, एक सी ड्रेस पहन के गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, और यहाँ भी वो एकता नजर आई। बिल्कुल, देखिए उनके साथ में टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू जो कि पहली कैबिनेट की बैठक में शामिल रहे, और जो निर्णय लिया गया 3 निर्णय, उस निर्णय में उनके साथ थे। तो स्वाभाविक तौर पर यह संदेश भी देना होगा भूपेश बघेल को कि किसी भी नेता के मन में किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव नहीं है, सब साथ लेकर ही काम करेंगे और किसी एक का फैसला नहीं होगा, ये समूचे जो है कैबिनेट का फैसला होगा, जिसमें टीएस सिंहदेव का भी मत होगा, ताम्रध्वज साहू का मत होगा, अगर चरणदास महंत जो है मंत्री पद में आए तो उनका भी मत होगा। तो वो तमाम जो नेता जो कि सीएम पद के दावेदार रहे हैं, उन सारे नेताओं के मत जब एक हो जाएंगे तब फैसला होगा। और यही वजह है कि आज जब पहली कैबिनेट बैठक हुई, राहुल गांधी को छोड़ने गए थे एयरपोर्ट से वो लौटे 7:30 बजे मंत्रालय है, और फिर 7:30 से वो 9 बजे तक जो है इन्हीं सारी चीजों पर मंथन करते रहे, एक राय बनाने की कोशिशें होती रही, और यही वजह है कि 7:30 को होने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस 9:30 के बाद हुआ है। तो 2 घंटे का जो ये वक्त लगा है, तो मतलब इसका समझा जा सकता है कि वो गहरी मंत्रणा करना चाहते हैं, गहरी बातचीत करना चाहते हैं, और किसी तरफ से एकाएक फैसला, एक पक्षी फैसला तो नहीं होगा भूपेश कैबिनेट में। चलिए, शुक्रिया वैभव इस पूरी बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पत्रकारों से खुलकर बातचीत की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े। और पहले एक बड़ी खबर दे दे, टामन सिंह सोनवानी विशेष सचिव बने हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। 1995 बैच के आईएएस अफसर हैं गौरव, वो उनके गौरव द्विवेदी सीएम के सचिव बने हैं। इसके अलावा 1995 बैच के वो आईएएस अफसर हैं। टामन सिंह विशेष सचिव बने और सीएम के ओएसडी बने हैं प्रवीण शुक्ल। तो ये 3 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है आज। गौरव द्विवेदी सीएम के सचिव बनाए गए हैं।